मरकजी वजीर ममलिकत दिफा अजय भट्ट के मुताबिक हुकूमत हिंद यूक्रेन में फंसे तलबा को हिंदुस्तान वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने मजीद कहा है कि वजीर आजम मोदी खुद रूस यूक्रेन जंग की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने तमाम हिंदुस्तानियों की हिफाजत के साथ वतन वापसी की यकीन दहानी कराई। मेरे साथ मौजूद हैं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी। सर, यूक्रेन पे रूस ने हमला कर दिया है और देखा जाए तो हजारों भारतीय छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उनकी सुरक्षा की पूरी चिंता हमारी सरकार कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्व में जितने भी संकट आए अपने देशवासी सुरक्षित यहाँ पर लौटे हैं। और मैं समझता हूँ कि सारे छात्र छात्राएं या फिर हमारे नागरिक जो भी विदेशों में हैं पूरी तरह से सुरक्षित हैं और सुरक्षित लौटेंगे। जो हमको सीधे फ़ोन कर रहे हैं, जैसे मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन उत्तराखंड से आए हैं, तो उनको तुरंत उनका नाम, पता, टेलीफोन नंबर, पासपोर्ट नंबर बना के हम विदेश मंत्रालय को सौंप रहे हैं, जिससे सुविधा हो रही है कि एकदम से लोग वहाँ पर उनको हम लोग सर्च कर सकें, पता लग सके, ताकि तकलीफ ना हो। तो इसलिए सरकार पूरी तरह से चिंतित है और सरकार पूरी तरह से कार्य कर रही है जिससे कि हमारे नागरिक व हमारे छात्र छात्राएं सुरक्षित रहें। सर, देखा जाए तो कल प्रधानमंत्री ने जो है पुतिन से बात की और उन्होंने भी कहा कि जो हमारे नागरिक हैं, जो छात्र हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना कि सरकार बहुत चिंता कर रही है। प्रधानमंत्री जी स्वयं चिंता कर रहे हैं। पूर्व में भी आपने देखा जो कोविड-19 आया उस समय भी कितने लोगों को हम भारत में लाए, और तो और बल्कि विदेशों के लोगों को भी ले आए, पड़ोसी देशों के लोगों को भी लाए हैं। तो उसी तरह से इस समय भी युद्ध स्तर पर सरकार कार्य कर रही है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। सर, देखा जाए तो लगातार भारत की तरफ से अपील किया जा रहा है कि युद्ध न हो, शांति व्यवस्था बनाए रखा जाए। ऐसे में युद्ध शुरू हो गया है, तो वर्तमान हालात को देखते हुए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है। जो कहना है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, माननीय रक्षा मंत्री जी ने कल बयान दे दिया है। हम सब लोग उन्हीं की छत्र छाया में हैं। वही सबका स्टैंड है जो हमारी सरकार का स्टैंड है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। सर, अब जो छात्र हैं उनको लाने के लिए जो है व्यवस्था की बात आप लोग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तमाम जो एयरपोर्ट हैं ध्वस्त हो गए हैं। ऐसे में छात्रों से जो वहाँ पे फंसे हुए हैं, जो संकट है वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, सारे विश्व के लिए है। जहाज नहीं आ पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, नहीं उतर पा रहे हैं, तो सिर्फ भारत के ही जहाज नहीं है, कहीं के भी नहीं जा पा रहे हैं। हमने सारी व्यवस्थाएं करी, एयर इंडिया के जहाज भेजे। अब कुछ दिन का है, 2-1 दिन का है, लेकिन नागरिक हमारे सुरक्षित रहें, छात्र छात्राएं सुरक्षित रहें, इसके बारे में सारी बातें वहाँ पर हुई हैं। प्रधानमंत्री जी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, स्वयं देख रहे हैं। सर, देखा जाए तो यूक्रेन को भारत से बड़ी उम्मीद है। यूक्रेन के लोग लगातार, अधिकारी भी अपील करेंगे, प्रधानमंत्री अगर पुतिन से कुछ भी कहेंगे तो उनकी बातों को मानेंगे। देखिए, ये सारी बातें माननीय प्रधानमंत्री जी की आप देख ही रहे हैं, उनकी वार्ताएं हुई हैं, जगह जगह वार्ताएं हुई हैं। वैसे भी मुझे इसमें कुछ भी नहीं बोलना है। जब हमारी सरकार स्वयं वार्ता कर रही है, तो जो सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, जो आप देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसमें हम सब भारतीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हुए हैं। पूरा देश आज प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। सर, आखिरी सवाल, उत्तराखंड के जो छात्र वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनके अभिभावक लगातार आपके संपर्क में होंगे। ऐसी हालात को देखते हुए जो है अभिभावकों से क्या अपील करना चाहेंगे जो उत्तराखंड के लोग हैं? नहीं, शांति और धैर्य बनाए रखें। ऐसे मौके में धैर्य बहुत बड़ा हम सब लोगों का संबल होता है, क्योंकि जब कभी आपदा विपत्ति आती है तो धैर्य ही काम आता है। सबकी सुरक्षा हो, इसकी चिंता पूरी तरह से है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं वार्ता की है और साथ में जो हमारा विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्री जी लगातार इसको देख रहे हैं। जैसे मुझको उत्तराखंड से जितने भी फ़ोन आ रहे या भारत के किसी हिस्से से भी फ़ोन आते हैं, तो मैं तुरंत उनका पूरा विवरण लेकर, टेलीफोन नंबर, पासपोर्ट नंबर, सारी चीज़ें लेकर मैं अपने विदेश मंत्रालय को प्रेषित कराता हूँ, कोई विलंब किए बिना। और उसके बाद वहाँ पर उनकी ढूंढ खोज होती है और तुरंत ही जितने लोग हैं, वैसे भी वहाँ पर पासपोर्ट चढ़े होते हैं, कितने नागरिक हैं, कितने छात्र हैं, उसका रिकॉर्ड होता है। उसके आधार पर हमारे अधिकारी भी हैं, वहाँ की सरकार भी है, सब मिलजुल कर सबकी रक्षा का पूरा प्रबंध किया है कि सब सुरक्षित रहें। और जैसे ही वहाँ के एयरपोर्ट और ये सारी चीज़ें रेगुलर होती हैं, सबको यहाँ पर ले आया जाए सुरक्षित। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली।
हमारे साथ मुहिबुल हक साहब जुड़ गए हैं। मुहिबुल हक साहब, अब अमेरिका समेत दीगर ममालिक ने रूस पर पाबंदी आयद कर दी है। देखिए, पाबंदी के 2014 से ही जब क्रीमिया का एनेक्सेशन किया था रूस ने, तो उसके ऊपर लगाई गई थी। और मैं ये समझता हूँ कि ये पाबंदी बहुत कारगर इसलिए नहीं होगी कि 2014 से अभी तक कारगर नहीं हुई। और जो एनर्जी पे और ऑयल पे जो यूरोप है वो काफी डिपेंडेंट है रशिया पे। जी। जब यहाँ पे अगर इस तरह की पाबंदी होगी तो उनको कहीं और से खरीदना पड़ेगा, कहीं और से खरीदेंगे तो तेल और नेचुरल गैस की कीमत बहुत हाई हो जाएगी। फिर जो इंटरनल अनरेस्ट पैदा हो जाता है इन्फ्लेशन की वजह से, तो वो कंट्रीज भी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा दिनों तक इस पाबंदी पे अमल नहीं कर पाएंगी। जी। मैं ये समझता हूँ कि जो अमेरिका ने कोल्ड वार के टाइम में अलायंस बनाया था और फिर यूनिपोलर डोमिनेंस के बाद, सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन के बाद जो अलायंस को इंटैक्ट रखने की कोशिश की थी, उसमें अब फिशर या क्रैक्स नजर आने लगे। अगर आप देखेंगे जर्मनी का अप्रोच और फ्रांस का अप्रोच शुरू में अमेरिका के बिल्कुल खिलाफ था, यानी अमेरिका की बातों में वो हाँ नहीं कह रहे थे, सिर्फ ब्रिटेन और अमेरिका ही साथ नजर आ रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ नेटो कंट्रीज भी काफी हद तक डिपेंडेंट हैं एनर्जी और ऑयल के लिए। तो रशिया जो एक मिलिट्री और एनर्जी सुपर पावर है, उसको बहुत ज्यादा फर्क इससे नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। आज दूसरी जानिब यूएन में आज मीटिंग होने जा रही है, तो इस मीटिंग को किस नजरिया से देखा जाए? देखिए, यूनाइटेड नेशन का जो स्ट्रक्चर है बतौर खास सिक्योरिटी काउंसिल का, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने की जिम्मेदारी सिक्योरिटी काउंसिल की है। इस सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं, उसमें चीन और रशिया भी है और इनके पास वीटो का अख्तियार है। यानी सारी कंट्रीज अगर 14 कंट्रीज एक तरफ हो जाए और सिर्फ एक वीटो लैडन कंट्री यानी रशिया अगर नो कह दे तो कोई एक्शन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से नहीं हो सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि कंट्रीज इंडिविजुअली कंडेम तो कर सकती हैं, जिसमें अमेरिका और उसके हलीफ ममालिक होंगे, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कंडेमिनेशन इनकी तरफ से जारी रहेगा, कोई एक्शन नहीं हो सकता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से। एक ही रास्ता था कि यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन जो 1950 वाला था, अगर उस तरह की कोई सिचुएशन पैदा होती जनरल असेंबली में जो अभी पॉसिबल नहीं आ रही है, तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त यूनाइटेड नेशंस के इंटरवेंशन का कोई केस पैदा होता। बिल्कुल। और दूसरी तरफ की कीव पर अगर कब्जा किया जाए तो तख्ता पलटने का खदशा किस हद तक जाहिर किया जा सकता है? देखिए, जो तख्ता पलटने का मामला ये मेजर पावर्स करती रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस मामले में काफी नोटोरियस रहा है। आपने देखा होगा कि चाहे मोरसी का तख्ता पलटना हुआ इजिप्ट में, उसमें भी वेस्टर्न पावर्स इन्वॉल्व रही हैं, अल्जेरिया में इन्वॉल्व रही हैं और बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा करके मिलिट्री डिक्टेटरशिप लाए। तो ये मेजर पावर्स करती रहती। रशिया भी ये काम कर रहा है और ये हो सकता है कि वहाँ पे प्रो रशियन जो लोग हैं उनको पकड़ दिया जाए। एक बात सोचने की कोशिश करनी चाहिए कि जो इंटरनली यूक्रेन में भी लोग काफी परेशान हैं, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है उससे वो ये समझते हैं कि जो प्रो वेस्ट अप्रोच प्रेजेंट गवर्नमेंट ने अपनाया वो उसने रशिया को इन्वाइट किया इस राज के लिए और इस एग्रेशन के लिए। अगर ये नाटो ज्वाइन करने की कोशिश नहीं करते या नाटो की तरफ अपनी कदम नहीं बढ़ाते तो शायद ये सूरत पैदा नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि इंटरनली अगर आप देखें यूक्रेन में भी वहाँ एक बहुत कॉस्टली अफेयर है, लोगों की जाने जाती हैं, फिर पॉलिटिकल लीडरशिप को ब्लेम करते हैं, डेमोक्रेसी के अपने कंपैरिजन होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ यूक्रेनियन लीडरशिप भी चूंकि डिफेंड भी नहीं कर पा रही है, रशिया के सामने जाहिर से बातें नहीं कर पाएगी, तो वो खुद अनपॉपुलर हो जाएगी और एक अनरेस्ट की सूरत पैदा होगी जिसका फायदा रशिया उठा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मुहिबुल हक साहब, अगर पाबंदियों की बात हम करें तो रूस ने बरतानिया को उन पाबंदियों का माकूल जवाब भी दिया है, तो किस तरह से हम इस सिचुएशन को देखें कि एक तरफ से पाबंदियां लगाई जा रही है और इस वक्त जंग का माहौल है और उसके बाद भी रूस ने अपना जवाब दे ही दिया है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो इकोनॉमिक सैंक्शन की जो पॉलिटिक्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनाई, अगर आज भी आप देख लें तो तकरीबन 30 कंट्रीज मिल जाएंगी जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किसी न किसी तरह की पाबंदी लगा रखी है जी। तो इसे आमतौर पर लोग इकोनॉमिक टेररिज्म के तौर पे देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इस पॉलिसी या वेस्ट की इस पॉलिसी को इकोनॉमिक टेररिज्म समझते हैं और वो समझते हैं कि उसमें डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड इस तरह से है कि मिसाल के तौर पर अगर नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन कर ले तो उसके खिलाफ पाबंदी लगा देते हैं, इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बिल्कुल खामोश रहते हैं। दूसरी जगह अगर पैलेस्टीनियन के इलाकों में घुस करके इजराइल सेटलमेंट बनाता है तो अमेरिका उसको रिकॉग्नाइज करता है, और दूसरी जानिब अगर दूसरी कंट्रीज वही काम करती है यानी इन्वेट करते हैं दूसरी कंट्रीज में जाकर के स्पेशल क्लास करने लगे तो उसको पाबंदी लगाता है। तो मैं समझता हूँ कि इसलिए
जो अमेरिकन हेजिमनी और डोमिनेशन था, जो अमेरिकन एम्पायर वाला जो कॉन्सेप्ट था, और उसमें अब काफी हद तक दरारें पैदा हो गई हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अपनी हेजिमनी और डोमिनेशन मेंटेन करना इन हालात में बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। बिल्कुल मुहिबुल हक साहब, हालात अभी बहुत ज़्यादा कशीदा हैं और ऐसे में यूक्रेन ने हिंदुस्तान से भी मदद की गुहार लगाई है। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया।